जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए मध्य प्रदेश जीके का एक नया पार्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजातियां काफ़ी बड़ा मैटर होता है क्योंकि ढेर सारी जनजातियां पाई जाती हैं। भाई जनजातियों के लिए तो मध्य प्रदेश जाना ही जाता है, यानी विशेष रूप से ढेर सारी जनजातियों का समूह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों की जो सबसे बड़ी जनजाति होती है भील जनजाति, जिसके बारे में हम आज क्लियर करेंगे। और जनजातियों के दोस्तों हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से उसको क्लियर करेंगे क्योंकि हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है ताकि हम एमपीपीएससी एग्जाम जो हमारा आ रहा है, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम जो आ रहा है, जिसमें अगर जनजातियों के लेके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। और दोस्तों मेरा शुरू से यही उद्देश्य रहा है, जितने सारे वीडियोस हम लोगों ने आपके जो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं वो सारे के सारे वीडियोस में जितना हो सकता है मैंने डिटेल बताने की कोशिश आपको की है ताकि आप भाई एमपीपीएससी और एमपी पुलिस परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए और आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो दोस्तों इसी उद्देश्य से आज हमारा जो जनजातियों को लेके है ये पहला वीडियो है जिसमें हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति यानी भील जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम भील जनजाति को क्लियर करेंगे क्योंकि ये मध्य प्रदेश की क्या है सबसे बड़ी जनजाति है और ढेर सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो भील जनजाति को लेके बनते हैं। तो दोस्तों आप यदि पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों यदि आपको लगे कि हाँ मैंने मेहनत की और आपको अच्छा बताने की कोशिश की है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है भील, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भील जनजाति दोस्तों ये जो होता है, सबसे पहले तो हम भील शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भील शब्द की उत्पत्ति दोस्तों एक भील शब्द होता है। भील ये संस्कृत भाषा का शब्द है और एक बील शब्द होता है। क्या होता है? बील, ये द्राविड़ भाषा का शब्द है। इन दो शब्दों से भील शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका अर्थ क्या होता है? वाण होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? वाण। और जो भील लोग होते हैं वो धनुष वाण चलाने में बड़े माहिर होते हैं, इसलिए भीलों को भील या भील नाम दिया गया। इन दो शब्दों के आधार पर इनको भील नाम दिया गया है। और दोस्तों ये जो जनजाति है ये जो जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव जाति जो होती है उसको फॉलो करने वाली जनजाति होती है। तो ये दोस्तों कई बार पूछा है कि भील जनजाति किस समूह की जाति है, किस मानव जाति के समूह में ये आती है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव जाति जो होती है उसमें ये भील जनजाति विशेष रूप से आती है। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन क्लियर करना है कि भील जनजाति जो होती है संस्कृत भाषा के भील शब्द और जो द्राविड़ भाषा का वील शब्द है जिसका अर्थ बाण होता है, क्योंकि बाण चलाने में बड़े माहिर होते हैं इसलिए इनको भील नाम दिया गया है। और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो मानव समूह होता है इसको फॉलो करने वाली जनजाति होती है। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कई सारी क्वेश्चंस परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। और दोस्तों ये कहाँ विशेष रूप से पाई जाती है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसमें ये भील जनजाति पाई जाती है। यहाँ आप देखें तो पश्चिम में मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात है, गुजरात के बाद इधर आप देखें तो यहाँ राजस्थान है और यहाँ देखें तो आप दक्षिण में कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है, गुजरात और महाराष्ट्र में भी ये विशेष रूप से पाई जाती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। और ये मध्य प्रदेश में, पश्चिम मध्य प्रदेश में इनका सबसे ज्यादा वर्चस्व है। पश्चिम मध्य प्रदेश विशेष रूप से अलीराजपुर झाबुआ जो जिला होता है ये भीलों का गढ़ कहलाता है, यानी भीलों का एक विशेष क्षेत्र है। तो बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और दोस्तों एक टीवी नायक ने एक पुस्तक लिखी है, टीवी नायक ने, जिस पुस्तक का नाम है द व्हील्स ए स्टडी। उस पुस्तक में इस जनजाति के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपको क्या क्लियर करना है, भील जनजाति संस्कृत भाषा के विल शब्द और जो द्राविड़ भाषा का वील शब्द है जिसका अर्थ बाण होता है और धनुष बाण चलाने में माहिर होते हैं, इसलिए इस जनजाति को नाम दिया गया भील जनजाति। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव जाति जो होती है उसके प्रतिनिधित्व करने वाली जनजाति है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में विशेष रूप से पाई जाती है। और टीवी नायक की जो पुस्तक है द व्हील्स ए स्टडी, जिसमें विशेष रूप से इस
किस जनजाति का वर्णन मिलता है या कई सारी जानकारी इसकी मिलती है। तो दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े हो या आपने पढ़े हो। तो दोस्तों अगर आपको लगे कि भाई नया क्वेश्चन कुछ है तो दोस्तों प्लीज उसको है ना, या तो आप इस टाइप से स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन को अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विशेष मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है और आप लोगों को विशेष रूप से क्वेश्चन क्लियर करना है, क्योंकि एमपीपीएससी एग्जाम में 20 से 25 नंबर का जो एमपीजी के आता है उसमें बड़े गहराई से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को विशेष रूप से ये सब चीज़ों को टारगेट करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भीलों की उपजनजातियों की। भील जो होते हैं इसकी उपजनजातियाँ कई सारी परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है। उपजनजाति तो उपजनजाति तो दोस्तों जितनी भी जातियां होंगी ना हम सबके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भीलों के बारे में तो भीलों की उपजनजाति आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। तो दोस्तों भीलों की उपजनजाति है वरेला, वरेला, इसके बाद होता है भिलाला, वरेला, भिलाला, बरेला, भिलाला, इसके बाद होता है दोस्तों पटलिया, पटलिया, बरेला, भिलाला, पटलिया, इसके बाद उमड़ी, उमड़ी, इसके बाद होता है वेगास, उमड़ी, बेगास, और इसके बाद होता है दोस्तों रतिहास। क्या होता है? रतिहास। ये होती है भीलों की उपजनजातियाँ। अब आपको याद करना है विशेष रूप से। कैसे याद करेंगे भाई? दोस्तों 2-3 बार पढ़ लीजिए, सब याद हो जाते हैं। क्लियर? बरेला, भिलाला, पटलिया, बरेला, भिलाला, पटलिया, बरेला, भिलाला, पटलिया, तीनों का एक जोड़ा बनाइए। इसके बाद उमड़ी, बेगास, रतियास, उमड़ी, बेगास, रतियास, उमड़ी, बेगास, रतियास। तो इस तरीके से बरेला, भिलाला, पटलिया, उमड़ी, बेगास, रतियास, बरेला, भिलाला, पटलिया, उमड़ी, बेगास, रतियास, ये क्या होती है? भीलों की उपजनजातियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से क्लियर करना। भाई ध्यान से सुनिए, जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो बात की बात होती है। देखिए ट्रिक्स क्या होती है, कोई भी चीज़ जो होती है ना आप अपने दिमाग से उसको सेटल करिए, आप अपने हिसाब से उसको याद करने का एक कोई विशेष तरीका बनाइए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो, या कोई भी गाना बना लीजिए। सिंपल सी बात होती है, एक सिंपल सा गाना बना लीजिए आप, बरेला, भिलाला, पटलिया, बरेला, भिलाला, पटलिया, उमड़ी, बेगास, रतियास, उमड़ी, बेगास, रतियास। भाई दोस्तों जब गाने बनाते हैं तो आप कितने कठिन कठिन गाने याद कर लेते हैं, जैसे बाय दिस कोलावेरी, कोलावेरी। भाई ये क्या शब्द होते हैं? तो इतने सारे शब्द जब हमको याद हो सकते हैं तो ये तो याद हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बरेला, भिलाला, पटलिया, बरेला, भिलाला, पटलिया, उमड़ी, बेगास, रतियास, उमड़ी, बेगास, रतियास, ये मध्य प्रदेश की क्या है? उपजनजातियां हैं। अब दोस्तों जो भीलों की उपजनजातियां उसमें भिलाला जो होती है सबसे बड़ी उपजनजाति है, सबसे बड़ी उपजनजाति है। सबसे सुंदर जो भील होते हैं वो ये भिलाला कैटेगरी में ही आते हैं, यानी उपजनजाति में सबसे सुंदर होते हैं। और ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज अपने आप को मानते हैं। कौन से भील? भिलाला जो उपजनजाति होती है इनकी। तो सबसे बड़ी जनजाति इसमें भिलाला है। सबसे सुंदर लोग जो होते हैं, स्त्री पुरुष जो होते हैं, वो भिलाला उपजनजाति में पाए जाते हैं और महाराणा प्रताप के अपने आप को वंशज मानते हैं। इसके बाद दोस्तों उमड़ी एक इंपॉर्टेंट जनजाति है, क्योंकि ये उमड़ी जो जनजाति है दोस्तों, जब औरंगजेब का समय था, औरंगजेब जो था वो पूरे भारत को इस्लाम धर्म में परिवर्तन करना चाहता था, तो उसने कई सारे ऐसे आदिवासी जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनके साथ अत्याचार किया। तो अत्याचार किया तो उनमें से कई सारे लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये जो उमड़ी जनजाति होती है दोस्तों, ये इस्लाम धर्म को मानती है। कौन से धर्म को? इस्लाम धर्म को मानती है। और जिन लोगों ने डर की वजह से इस्लाम, यानी जिन भीलों ने डर की वजह से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, उनको कहा जाता है तड़वी भील। क्या कहा जाता है? तड़वी भील कहा जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आया हुआ है, इसलिए आप लोग विशेष रूप से इसको क्लियर करेंगे। उमड़ी जनजाति यानी कि जिन भीलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया उसको उमड़ी जनजाति कहते हैं, या इस्लाम धर्म को ये मानते हैं। या जिन भीलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया उनको कहा जाता है तड़वी भील। और ये जो उमड़ी जनजाति होती है भीलों की दोस्तों, ये अपने यहाँ गुना में और इधर राजगढ़ शाजापुर का जो एरिया होता है इसमें ये विशेष रूप से पाई जाती है। कौन सी जनजाति? उमड़ी जनजाति। ठीक है, तो ये भीलों की उपजनजातियां हैं। उपजनजातियां यानी बरेला, भिलाला, पटलिया, उमड़ी, बेगास और रतियास। भीलों की जो सबसे बड़ी उपजनजाति है वो कौन सी है? भिलाला है। सबसे सुंदर भील यही होते हैं और ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज कहते हैं। इसके बाद उमड़ी जनजाति जो होती है इस्लाम धर्म को मानती है और जिन भीलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया उनको क्या कहा जाता है? तड़वी भील कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये उपजनजातियों का एक मैटर क्लियर होता है भीलों को लेके। हम पूरे डिटेल से पढ़ने की इसको कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं। बाकी आप चाहें तो अलग अलग वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे 2-5-10 मिनट के यूट्यूब पे, अगर आप देखेंगे
कहेंगे तो भाई उपजनजातियों का एक वीडियो बना दिया, या भाई और कोई विशेष उनके बारे में कोई बात आपको बता दी। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप पूरा एक स्टैंडर्ड लेवल का जीके पढ़े। आप इस तरीके से ना पढ़े कि आपने कोई सिलेक्टेड चीज पढ़ ली। भाई हम भीलों का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं ना, पूरा निचोड़ करते हैं कि भाई आपको जो फेमस क्वेश्चन है वो तो याद हो जाएंगे, इसके साथ आप उनके बारे में जितने क्वेश्चन हो सके उन्हें जान सके। क्योंकि परीक्षा वाला आपसे पूछ के थोड़ी परीक्षा लेगा कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है। भाई उसको तो ये लगेगा कि हम एमपीपीएससी एग्जाम ले रहे हैं, राज्य सेवा आयोग का अगर कोई एग्जाम ले रहा है तो भाई राज्य की सेवा करने वाले जो लोग होंगे वो विशेष रूप से माहिर होंगे, और उन लोगों को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में तो विशेष रूप से ज्ञान होगा। ठीक है दोस्तों, ये उपजनजातियों की बात होती है। शारीरिक संरचना की बात करें, शारीरिक संरचना की अगर बात करें तो शारीरिक संरचना दोस्तों इनकी होती है। कद की अगर बात करें तो कद मध्यम होता है, यानी कि ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती है। अगर रंग की बात करें तो दोस्तों इनका रंग जो होता है वो काला होता है, काला रंग होता है। अगर बालों की बात करें तो दोस्तों बाल इनके घुंघरालू होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं। इसके बाद में इनकी नाक की अगर बात की जाए तो दोस्तों नाक चपटी होती है। किस टाइप की होती है? नाक चपटी होती है। इसके बाद दोस्तों खूब हष्ट पुष्ट लोग होते हैं, खूब हष्ट पुष्ट लोग होते हैं। ये इनकी शारीरिक संरचना होती है। कैसी होती है भाई? कद मध्यम होता है, यानी ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती, रंग काला होता है, बाल जो होते हैं इनके घुंघरालू टाइप के होते हैं, नाक चपटी होती है और खूब हष्ट पुष्ट शरीर के ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से कोई विशेष क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि भाई इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये किस टाइप के होते हैं। क्योंकि आप भीलों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, यहाँ पे आप भीलों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से ये पता होना चाहिए कि इनकी शारीरिक संरचना किस टाइप की होती है। शारीरिक संरचना के बाद दोस्तों बात करते हैं वस्त्र और आभूषण की। वस्त्र और आभूषण, क्या? वस्त्र और आभूषण, यानी किस टाइप के आभूषण और किस टाइप के वस्त्र पहनते हैं। तो दोस्तों भील जनजाति सबसे अधिक रंग प्रिय जनजाति है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और सबसे अधिक आभूषण प्रिय जनजाति कौन सी है? भील है। यानी सबसे अधिक रंग प्रिय और सबसे अधिक आभूषण प्रिय पूरे विश्व में सबसे अधिक रंग प्रिय और आभूषण प्रिय जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। इनमें क्या होता है दोस्तों, जो भीली स्त्रियां होती है, गोदना एक जो विशेष रूप से अपने शरीर पर क्या होती है, अपने हाथों में टैटू टाइप के बनवाती है, जिनको क्या कहते हैं? गोदना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं अपने शरीर पर ये क्या करते हैं? टैटू टाइप के बनवाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? गोदना कहते हैं। और दोस्तों इनका जो विशेष वस्त्र होता है वो क्या होता है? घाघरा ओढ़नी, यानी कि घाघरा होता है इनका जो वस्त्र होता है, इसके साथ क्या करती हैं? ओढ़नी रखती हैं। और एक और वस्त्र जो होता है दोस्तों कमीज टाइप का, जिसको कहते हैं अंगरखा। एक और वस्त्र इनका होता है जो शरीर के इतने हिस्से से ऊपर पहना जाता है, उसको क्या कहते हैं? अंगरखा। घाघरा और क्या होता है? ओढ़नी होती। ओढ़नी यानी सिर पे ढक लेते हैं, घाघरा यानी कि जो कमर से नीचे पहनते हैं, और अंगरखा यानी कमर से ऊपर पहनते हैं। तो ये इनका क्या होता है? विशेष रूप से वस्त्र होता है। और हाथों में क्या करते हैं? ये गोदना रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पुरुष होते हैं, यानी इसके साथ ये चांदी के आभूषण, विशेष रूप से काय के आभूषण? चांदी के आभूषण पहनती है। और कितना? लगभग 5 से 7 किलोग्राम वजन का चांदी का आभूषण पहनती हैं। कौन? भीली स्त्रियां। और दोस्तों जो पुरुष होते हैं, पुरुष विशेष रूप से क्या पहनते हैं? यानी जो सिर होता है उस पर साफा वगैरह बांधते हैं। इसके बाद क्या होता है? स्वापी रखते हैं। इसके बाद कमीज पहनते हैं और धोती पहनते हैं। ये इनका विशेष रूप से क्या होता है? इनका वस्त्र होता है। लेकिन इनके बारे में नहीं पूछा जाता है ये सारी चीजें। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इनके ये कान में, पुरुष जो होते हैं कान में क्या पहनते हैं? बाली पहनते हैं। क्या पहनते हैं? बाली। और प्लस हाथ में क्या पहनते हैं? तो हाथ में कड़ा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? हाथ में कड़ा पहनते हैं। कौन? भीली पुरुष जो होते हैं। और दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो युवा भील होते हैं, युवा भील क्या करते हैं? ये बांसुरी बजाने के बड़े शौकीन होते हैं। क्या करते हैं? बांसुरी बजाने के बड़ी शौकीन होते हैं। कौन? युवा भील जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भीलों का हमारा एक काफ़ी बड़ा हमारे जो वस्त्र और आभूषण वगैरह होते हैं उनसे हमारा एक क्लियर होता है। भील जो स्त्री पुरुष होते हैं वो विश्व में सबसे अधिक रंग प्रिय आभूषण प्रिय होते हैं। गोदना इनमें एक कला होती है, अपने हाथों पर टैटू बनवाते हैं। और भीली स्त्रियां घाघरा, ओढ़नी और अंगरखा जो वस्त्र होता है ये विशेष रूप से पहनती हैं। चांदी के आभूषण पहनती हैं। 5 से 7 किलोग्राम चांदी के आभूषण अपने शरीर पर ये पहनती हैं। पुरुष जो होते हैं दोस्तों क्या कहते हैं? पुरुष जो होते हैं कान में बाली पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं। इसके बाद जो युवा भील होते हैं ये बांसुरी बजाने के बड़े शौकीन होते हैं। क्या करते हैं? बांसुरी बजाने के बड़े शौकीन होते हैं।
होते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए तो इनके बारे में नेक्स्ट मैटर की अगर बात करें तो इनके भोजन के बारे में बात कर लेते हैं। भीलों का जो भोजन होता है वो किस टाइप से होता है, तो भीलों का जो भोजन होता है दोस्तों मक्का प्लस ज्वार की रोटी, ये विशेष रूप से इनका भोजन होता है, मक्का और ज्वार की रोटी। इसके बाद दोस्तों मक्का और ज्वार की रोटी के बाद इनका एक और विशेष भोजन होता है जिसको ताड़ी कहते हैं। इसके बाद गर्मियों में विशेष रूप से जब महुए आते हैं तो महुए की शराब का सेवन करते हैं, महुए की शराब का सेवन करते हैं। और दोस्तों एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक मुर्गा होता है कड़कनाथ। कड़कनाथ एक मुर्गे की प्रजाति होती है जो कि जंगली मुर्गा होता है, ये इनका विशेष प्रिय होता है। और कड़कनाथ जो मुर्गा होता है दोस्तों ये किस रंग का होता है, काले रंग का होता है, और इसका खून भी कैसा होता है, काला होता है। खून भी कैसा होता है, काला। कड़कनाथ जो मुर्गा होता है मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो ये जो झाबुआ है, भीलों का गढ़ कहलाता है झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ में विशेष रूप से कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति पाई जाती है जो कि भीलों का अत्यंत प्रिय है। कड़कनाथ मुर्गा ये एक जंगली मुर्गा होता है और ये काफ़ी बड़ा होता है। अब कड़कनाथ मुर्गा जो होता है दोस्तों मध्य प्रदेश के झाबुआ में और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भी पाया जाता है। अब जब इसको जीआई टैग के बारे में इसको वही प्रचलन में लाया गया कि भाई जीआई टैग में इसको शामिल किया जाए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको लेके विवाद है, किसको लेके, कड़कनाथ मुर्गे को लेके। और ये भीलों का अत्यंत प्रिय भोजन है, कौन, कड़कनाथ, क्योंकि वो इसका शिकार करते हैं और जंगल में विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो ये इनका भोजन हो गया। अब भोजन के बाद बात करते हैं दोस्तों इनके व्यवसाय की। तो व्यवसाय दोस्तों इनका विशेष रूप से होता है कृषि। क्या होता है, व्यवसाय जो होता है इनका वो होता है कृषि। व्यवसाय है इनकी आर्थिक स्थिति अगर आप देखें तो इनका जो विशेष व्यवसाय होता है वो क्या होता है, कृषि होता है। और इनकी जो कृषि पद्धति होती है यानी कृषि पद्धति, ये विशेष रूप से क्वेश्चन बनता है परीक्षा के लिए। इनकी जो कृषि पद्धति होती है इसको दजिया और चिमाता, क्या कहते हैं, दजिया और चिमाता। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से रट लेना। यानी भीलों की कृषि क्या कहलाती है, भीलों के जो कृषि करने का तरीका होता है उसको दजिया और चिमाता के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अन्य जो व्यवसाय होते हैं जैसे दैनिक जीवन में हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो वो सारे व्यवसाय इनके होते हैं, जैसे पशुपालन करना, दूध बेचना, जंगलों में रहते हैं तो लकड़ियाँ बेचने का काम इनका होता है, मुर्गी बकरे वगैरह जो होते हैं, बकरियाँ वगैरह जो होती हैं, सब पालना इनका व्यवसाय होता है। ये सारे के सारे काम करते हैं जो आम लोग अपने दैनिक जीवन में अपने गांवों में करते हैं, ये सारे के सारे काम इनके होते हैं। और भीलों का दोस्तों जो लगभग 100% अगर भील देखें तो लगभग 53.8 या पूरा 54% के लीजिए, 54% लोग जो होते हैं वो खेती पर विश्वास करते हैं या खेती करते हैं जो भील लोग होते हैं। तो इनका जो व्यवसाय विशेष रूप से क्या है, कृषि है। और कृषि पद्धति इनकी क्या कहलाती है, दजिया चिमाता कहलाती है। ये आपको विशेष रूप से याद करना है, भीलों की कृषि क्या कहलाती है, दजिया या चिमाता कहलाती है। अब इनका जो रहन सहन होता है दोस्तों, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका घर जो होता है, इनका जो मकान होता है उस मकान को कहते हैं कू। क्या कहेंगे, कू। इनके मकान को कहेंगे कू। और इनके जो घर वगैरह होते हैं उनको कहा जाता है फाल्या। क्या कहा जाता है, फाल्या कहा जाता है। और दोस्तों इनके घरों पर एक पेंटिंग की जाती है, इनके घरों पर एक पेंटिंग की जाती है, उस पेंटिंग को कहा जाता है पितोरा भित्ति। पेंटिंग जो होती है उसको क्या कहा जाता है, पितोरा भित्ति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पितोरा भित्ति क्या होता है, पितोरा भित्ति। यानी कि भीलों के घरों पर जो एक पेंटिंग की जाती है उसको पितोरा भित्ति कहा जाता है। इनका जो घर होता है उसको हम मकान जो होता है उसको क्या कहते हैं, कू कहते हैं। या इनके घरों को ही या इनके निवास स्थल को क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं। इनके घरों पर एक पेंटिंग की जाती है जिसको हम पितोरा भित्ति के नाम से जानते हैं। और पितोरा भित्ति में जो दोस्तों विशेष रूप से जो होता है, इसके बीच में जो सेंटर होता है उसमें घोड़े का चित्र अंकित होता है। पितोरा भित्ति में क्या होता है, घोड़े का चित्र अंकित होता है। और इस पितोरा भित्ति के लिए जो जाने जाते हैं या जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए भाई ये चित्र बनाने के कारण, उनका नाम है पेमा फाल्या। क्या नाम है, पेमा फाल्या। ये एक विशेष व्यक्ति हैं भीलों के जो पितोरा भित्ति के लिए जाने जाते हैं। और जो दोस्तों पितोरा भित्ति बनाने वाले होते हैं उनको लिखिंदर कहा जाता है। क्या कहेंगे, लिखिंदर। यानी पितोरा भित्ति का जो काम करते हैं, जो ये पेंटिंग करते हैं, उनको लिखिंदर कहा जाता है। तो ये विशेष रूप से आप ये सारी चीज़ें याद करेंगे। इनका घर जो होता है, इनका मकान होता है, कू कहलाता है। और इनका जो निवास स्थल होता है उसको फाल्या कहते हैं। इनके घरों पर जो पेंटिंग की जाती है उसको पितोरा भित्ति कहा जाता है। पितोरा भित्ति जो होता है इसके सेंटर पॉइंट में घोड़े का चित्र अंकित होता है।
और पेमा फाल्या जो है पितोरा भित्ति जो चित्र होता है इसके लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। और जो पितोरा भित्ति बनाने का काम करते हैं, जो चित्र बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? लिखिंदर कहा जाता है। क्या कहेंगे? लिखिंदर। अब दोस्तों इनका एक विशेष रूप से प्रणय पर्व होता है। इनका जो सामाजिक संस्कृति और स्थिति जो होती है, इनका जो परिवार होता है वो होता है पितृसत्तात्मक। क्या होता है? पितृसत्तात्मक। जैसे आपने पढ़ा होगा ना भी सिंधु सभ्यता जो है वो पितृसत्तात्मक है कि मातृसत्तात्मक है। इस टाइप से जो इनका परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि पिता के आधार पर ही बच्चों का नाम चलता है, इसको पितृसत्तात्मक कहते हैं। और दोस्तों ये संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं, यानी गाँवों में रहते हैं। और इनके परिवार का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? गोमती कहा जाता है। इनके परिवार का मुखिया क्या कहलाता है? गोमती कहलाता है। और इनका जो प्रिय संबोधन होता है, यह प्रिय संबोधन, यानी अधिकतर लोगों को ये किस नाम से जानते हैं? तो जो हमारे शिवराज मामा को पसंद है ना, वो ही इनका प्रिय संबोधन है। क्या है? मामा। क्या है इनका प्रिय संबोधन? मामा है। तो दोस्तों इनका जो परिवार जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी इनका जो वंश होता है वो पिता के आधार पर चलता है, माता के आधार पर नहीं चलता। यानी माता के आधार पर चलता है तो उसको मातृसत्तात्मक कहते हैं, जो पिता के आधार पर चलता है उसको पितृसत्तात्मक कहते हैं। इनके परिवार का मुखिया जो होता है उसको गोमती कहते हैं। और इनका प्रिय संबोधन जो होता है वो मामा होता है, यानी हर किसी को ये क्या कहते हैं? मामा के नाम से संबोधित करते हैं। तो इनका ये प्रिय संबोधन होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके एक प्रणय पर्व की। इनका सबसे प्रणय पर्व होता है भगोरिया पर्व या भगोरिया हाट, आप कह सकते हैं भगोरिया पर्व या भगोरिया हाट। अब भगोरिया हाट के बारे में कई सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, तो ये कहाँ पर होता है? तो दोस्तों भगोरिया हाट झाबुआ में आयोजित किया जाता है। और झाबुआ के आसपास जितने भी जिले होते हैं भाई, ये सभी जगह होता है, जहाँ भीड़ लोग होते हैं ना वो सब जगह ये आयोजित किया जाता है। लेकिन कहाँ का फेमस है? झाबुआ का फेमस है भगोरिया हाट। ठीक है दोस्तों। तो भगोरिया पर्व जो होता है ये कहाँ विशेष रूप से आयोजित किया जाता है? तो ये झाबुआ में आयोजित किया जाता है भगोरिया पर्व। और दोस्तों ये जो पर्व होता है ये एक प्रकार से प्रणय पर्व है। क्या है? ये प्रणय पर्व है, यानी कि प्रणय पर्व यानी कि शादी विवाह में जो होते हैं इस टाइप के जो पर्व होते हैं उनको प्रणय पर्व कहा जाता है। और ये कितने दिन का होता है? तो दोस्तों ये 7 दिन तक होता है। कितने दिन तक होता है? 7 दिन तक ये पर्व चलता है। और ये कब होता है? तो दोस्तों ये विशेष रूप से होली पर आयोजित किया जाता है। ठीक है। तो अभी दोस्तों कोविड-19 के कारण इस पर्व को जो था वो स्थगित कर दिया है। बाकी हर साल ये ऐसी कंडीशन बनती है कि होली पर जो होता है ये भगोरिया पर्व विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। 7 दिन तक चलता है। और उसमें कितने प्रोग्राम होते हैं? तो 3 प्रोग्राम होते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं हम गुलालिया। क्या कहेंगे? गुलालिया। दूसरा जो होता है गुलालिया के बाद जो होता है दूसरा गोल गधेड़ो होता है। क्या होता है? गोल गादेड़ो। इसके बाद तीसरा जो होता है, पहला होता है गुलालिया, दूसरा होता है गोल गादेड़ो और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं उजाड़िया। क्या कहेंगे? उजाड़िया। तो दोस्तों ये जो गुलालिया होता है यानी भगोरिया पर विशेष रूप से अच्छे से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि भीलों का फैक्ट क्वेश्चन है जो भील जनजाति के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है। भीलों का प्रणय पर्व जो होता है उसको भगोरिया पर्व या भगोरिया हाट कहते हैं। भगोरिया हाट कहाँ पे लगता है? तो झाबुआ आसपास के लगभग सभी जिलों में लगता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई सारी जगह ये आयोजित किया जाता है। ये प्रणय पर्व है, 7 दिन का होता है और ये होली पर विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। 7 दिन का होता है जिसमें गुलालिया होता है, इसके बाद गोल घादेड़ो होता है, इसके बाद क्या होता है? उजाड़िया होता है। दोस्तों जो गुलालिया होता है ये पहले 2 दिनों तक क्या होता है? गुलालिया होता है। इसके बाद 3 दिनों तक क्या होता है? 3 दिनों तक गोल घादेड़ो होता है। इसके बाद 2 दिनों के बाद क्या होता है? उजाड़िया होता है। यानी कि लास्ट के जो 2 दिन होते हैं उनमें क्या होता है? उजाड़िया होता है। गुलालिया में क्या होता है दोस्तों? तो गुलालिया में ये होता है कोई भी जो भील पुरुष है वो जिस लड़की को पसंद करता है उसको क्या करता है? गुलाल लगाता है। अगर वो लड़की भी उसको गुलाल लगा लेती है तो उन दोनों की शादी कर दी जाती है, क्योंकि ये प्रणय पर्व है। प्रणय पर्व यानी कि शादी विवाह से संबंधित जो पर्व होते हैं उनको प्रणय पर्व कहा जाता है। तो कोई भी पुरुष जिस लड़की को पसंद करता है उसको वो गुलाल लगाता है, और कोई अगर वही लड़की उसको भी गुलाल लगा देती है तो इसको गुलालिया कहा जाता है और उनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। इसके बाद गोल गधेड़ों में क्या होता है दोस्तों? तो गोल गधेड़ों में क्या होता है? एक पूरा गोला कुछ लड़कियां बना लेती हैं और एक लड़का होता है वो किसी लड़की को वहां से लेके भागता है। अगर वो भागने में सक्षम हो जाता है तो उस लड़की से उसकी शादी करा दी जाती है। इसको क्या कहा जाता है? गोल गधेड़ो कहा जाता है। और दोस्तों अंतिम 2 दिनों में होता है
उजाड़िया। तो उजाड़िया में क्या होता है, यहाँ जो स्त्री पुरुष होते हैं, जो भी लोग आते हैं वो अपने आवश्यकताओं का सामान खरीदते हैं और उसके बाद ये मेला खत्म हो जाता है, भगोरिया पर्व जो होता है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है उजाड़िया कहा जाता है। तो दोस्तों ये विशेष रूप से आप लोग याद करें, भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ये विशेष रूप से आयोजित किया जाता है भगोरिया पर्व। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जनजातीय विवाह यानी कि अन्य विवाह पद्धतियां इनकी क्या क्या होती हैं। तो एक तो हमने पढ़ लिया है विवाह पद्धति में इनका जो होता है, ये एक पद्धति हमने क्लियर की है क्या है, भगोरिया पर्व के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों इनमें गंधर्व विवाह होता है। क्या होता है, गंधर्व विवाह। भाई सीधा क्वेश्चन आता है कि गंधर्व विवाह पद्धति ये कौन सी जनजाति की है, तो ये भीलों की है। इसके बाद गोल गादेड़ो अभी अपन ने पढ़ा है, गोल गादेड़ो भी इनमें होता है। गोल गादेड़ो को बाद दोस्तों यहाँ पर शक्ति विवाह भी होता है। क्या होता है, शक्ति विवाह, ये भी इसकी जनजातियों के अंतर्गत आता है, भील जनजाति के अंतर्गत। गंधर्व विवाह होता है, गोल गादेड़ो होता है, शक्ति विवाह होता है। इसके बाद नात्रा विवाह होता है। क्या होता है, नात्रा विवाह होता है। नात्रा विवाह के बाद दोस्तों इसके बाद नात्रा विवाह के बाद घर गुस्सी विवाह भी होता है। घर गुस्सी विवाह ये भी किन में होता है, भीलों में होता है। इसके बाद परीक्षा विवाह होता है, परीक्षा विवाह ये भी भीलों की विवाह पद्धति है। इसके बाद विनिमय विवाह पद्धति, तो ये भी किन में होती है, भीलों में होती है विनिमय विवाह पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी विवाह पद्धति ये किससे संबंधित है, भीलों से संबंधित है। यानी गंधर्व विवाह किस में होता है, भीलों में होता है। गोल गधेड़ों मैंने अभी आपको बताया था भगोरिया हाट में आयोजित किया जाता है। शक्ति विवाह भी इनमें होता है। नात्रा विवाह थोड़ा सा आप याद रखेंगे, जो विधवाएं होती हैं, नात्रा विवाह जो होता है यानी जो विवाह पद्धति होती है इनकी, जो विधवा महिलाएं हो जाती हैं वो दोबारा विवाह कर सकती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नात्रा विवाह पद्धति कहा जाता है। घर गुस्सी विवाह भी इनमें होता है। परीक्षा विवाह और विनिमय विवाह जो होता है ये किसकी पद्धतियां हैं, भीलों की विवाह पद्धतियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये विशेष रूप से आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लें या इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विवाह पद्धतियां कौन सी हैं, गंधर्व विवाह, गोल गादेड़ो, शक्ति विवाह, नात्रा विवाह, इनमें विधवाओं का विवाह होता है। घर गुस्सी विवाह होता है, परीक्षा विवाह और विनिमय विवाह ये किससे संबंधित है, तो ये भीलों से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनके कुछ विशेष नृत्य भी होते हैं। भीलों के जो नृत्य होते हैं, नृत्य में विशेष रूप से भीलों के जो नृत्य हैं ये दोस्तों कहरवा भीलों का नृत्य है। कहरवा किसका नृत्य है, भीलों का नृत्य है कहरवा। इसके बाद डोड़ा ये भी भीलों का नृत्य है, कहरवा डोड़ा। इसके बाद दोस्तों इसके बाद होता है पड़वा और दागला। पड़वा और दागला ये किसके नृत्य हैं, भीलों के नृत्य होते हैं। कौन कौन से नृत्य हैं, तो कहरवा है, टोड़ा है, पड़वा है और दागला, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, भीलों के नृत्य होते हैं। तो कहरवा जो है दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसका नृत्य होता है, भीलों का नृत्य होता है। धार्मिक स्थिति अगर देखें दोस्तों इनकी, तो धार्मिक स्थिति में इनका जो सबसे प्रिय देवता होता है, धार्मिक स्थिति अगर इनकी देखी जाए तो धार्मिक स्थिति में दोस्तों इनका जो सबसे प्रिय देवता होता है, प्रिय देवता कई सारी जनजातियों का प्रिय देवता पूछा जाता है, तो इनका जो प्रिय देवता होता है उसको कहते हैं राजा पंथा। क्या कहते हैं, राजा पंथा। ये भीलों का सबसे प्रिय देवता होता है राजा पंथा। और हिंदुओं के भांति जितने भी सारे देवता होते हैं उन सभी का पूजा जो होती है इनके अंतर्गत की जाती है। जैसे हनुमान जी है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, जितने भी सारे भगवान हैं सबकी पूजा इनके अंतर्गत की जाती है। लेकिन इनका जो सबसे प्रिय देवता है उसको कहा जाता है राजा पंथा। और दोस्तों इनका जो सबसे प्रिय पशु है, इनका सबसे प्रिय पशु जो है वो क्या होता है, घोड़ा होता है। और ये सांप की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। धार्मिक स्थिति में यानी भीलों का सबसे प्रिय देवता जो होता है वो राजा पंथा होता है। इनका प्रिय पशु घोड़ा होता है। अभी मैंने आपको बताया पितोरा भित्ति में घोड़े का चित्र अंकित किया जाता है। और ये क्या करते हैं, सांप की पूजा करते हैं। कौन, भील जनजाति के लोग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, झाबुआ जिले में यानी जो एक प्रथा होती है इनमें दापा प्रथा।
क्या होती है, दापा प्रथा। ये विशेष रूप से आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। दापा प्रथा का संबंध किससे है, तो ये है भीलों से संबंधित है। किससे संबंधित है, भीलों से। यानी आपने देखा होगा कि भाई एक समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है जिसको हम कहते हैं दहेज प्रथा। क्या कहते हैं, दहेज प्रथा। सरकार ने कई सारे नियम बनाए हैं, इसके बाद भी कई सारी जातियों में दहेज प्रथा का प्रचलन है। तो दापा प्रथा का संबंध है दहेज प्रथा से, यानी भील जनजाति के जो लोग होते हैं दहेज वगैरह जो देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दहेज प्रथा कहते हैं। लेकिन दहेज प्रथा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि लड़की वाले लड़कों को देते हैं दहेज प्रथा, लेकिन यहाँ पर क्या है, दापा प्रथा में जो भीली जो पुरुष होते हैं वो दहेज देते हैं लड़की वालों को। तो ये दापा प्रथा है। ऐसी प्रथा को कहा जाता है क्या, दापा प्रथा। अब दापा प्रथा के अंतर्गत दोस्तों एक अभियान चलाया गया जिसको कहते हैं सातीदार अभियान। क्या कहा जाता है, सातीदार अभियान। कब चलाया गया, 2016 में यह अभियान चलाया गया है। कौन सा, सातीदार अभियान। ठीक है दोस्तों, तो इस दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, सातीदार अभियान 2016 में। तो ये विशेष रूप से आपको ये क्वेश्चन फोकस करना है। दापा प्रथा का संबंध किससे है, तो भील जनजाति से है। इसमें क्या होता है, ये दहेज प्रथा के खिलाफ ये जो होता है दापा प्रथा होती है। यानी कि दहेज में क्या होता है भाई, लड़के वाले लड़कियों को दहेज देते हैं, इसको दापा प्रथा कहा जाता है। और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सातीदार अभियान चलाया गया, कब, 2016 में। ठीक है दोस्तों, तो ये भीलों को लेके हमारे विशेष तथ्य है। कई सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ से क्लियर किया है। अब दोस्तों भीलों से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो विशेष रूप से कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके भीलों के यहाँ से क्लियर होते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो भीलों के आप ये सारा का सारा वीडियो आप विशेष रूप से देखें। भील जनजाति जो है इसके सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली नेक्स्ट जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप विशेष रूप से देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय मध्य प्रदेश, धन्यवाद।